फिल्म की शुरुआत फिलाडेल्फिया से होती है, जहां मशहूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैल्कम क्रो और उसकी बीवी अन्ना अपने घर में वाइन पी रहे होते हैं। वो दोनों मेयर की तरफ से मैल्कम के काम की तारीफ में मिले अवार्ड को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अन्ना उस प्लेक को जोर से पढ़ती है जिसमें उसके शौहर की तारीफ लिखी होती है। फिर दोनों मस्ती करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं। अन्ना नोटिस करती है कि खिड़की टूटी हुई है और उन्हें शक होता है कि कोई घर में घुस आया है। तभी एक नौजवान आधे कपड़ों में उनके बाथरूम में खड़ा होता है, परेशान और गुस्से में। पहले तो मैल्कम सोचता है कि वो कोई ड्रग एडिक्ट है, मगर फिर वो बताता है कि वो मैल्कम का पुराना मरीज है, विंसेंट ग्रे। विंसेंट उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसका इलाज ठीक से नहीं किया और अब वो डरते डरते जी नहीं सकता। तभी मैल्कम को याद आता है कि विंसेंट वही बच्चा था जिसे उसने उसके पेरेंट्स के तलाक के बाद डिप्रेशन और हेलुसिनेशन के लिए ट्रीट किया था। मैल्कम उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर विंसेंट उसे गोली मार देता है और फिर खुद भी अपनी जान ले लेता है। कुछ महीनों बाद मैल्कम एक बेंच पर बैठा होता है और एक छोटे बच्चे को देख रहा होता है जिसका नाम है कोल सियर। वो कोल की फाइल पढ़ता है और देखता है कि बच्चा सड़क पर अकेला चल रहा है। कोल पास के एक चर्च में चला जाता है और अपने खिलौना सिपाहियों से खेल रहा होता है। मैल्कम उसके पास आता है, अपना परिचय देता है और बताता है कि आज उनकी अपॉइंटमेंट थी जो कोल ने मिस कर दी। शुरू में कोल थोड़ा घबराया हुआ होता है, मगर मैल्कम बच्चों से अच्छे से बात करना जानता है तो वो धीरे धीरे उसे रिलैक्स कर देता है। तभी मैल्कम नोटिस करता है कि कोल के हाथ पर कई गहरी खरोंचें हैं। ये अजीब निशान और उसका डरा हुआ बर्ताव मैल्कम को विंसेंट की याद दिलाता है, वो बच्चा जिसे वो बचा नहीं पाया था। अपने पुराने गलती के गिल्ट में वो ठान लेता है कि इस बार वो कोल को ठीक करेगा। बाद में जब कोल जा रहा होता है तो वो चर्च से एक छोटा स्टैचू चुरा लेता है। रात को मैल्कम घर आता है और देखता है कि अन्ना सो चुकी है। वो बेसमेंट में जाता है और लैटिन डिक्शनरी से वो वाक्य ट्रांसलेट करता है जो कोल ने कहा था, गहराइयों से मैं तुझसे पुकारता हूँ, हे प्रभु। अगली सुबह कोल की माँ लिन काम पर जाने की तैयारी कर रही होती है और कोल को स्कूल भेज रही होती है। जब वो कमरे से बाहर जाती है तो अचानक सारे दराज और शेल्फ अपने आप खुल जाते हैं। लिन डर जाती है, मगर कोल झूठ बोल देता है कि उसने पॉप टार्ट ढूंढने की कोशिश में सब कुछ खोला था। कोल अपने दोस्त टॉमी के साथ स्कूल जाता है, जो असल में उसे पसंद नहीं करता। स्कूल के बाद जब कोल घर लौटता है तो देखता है कि मैल्कम उसकी माँ के साथ लिविंग रूम में बैठा है। कोल थोड़ा असहज होता है, मगर मैल्कम उससे बात करने की कोशिश करता है। मैल्कम एक गेम खेलता है, वो कोल के मन की बात गेस करता है। अगर सही निकला तो कोल एक कदम आगे बढ़ेगा, अगर गलत हुआ तो पीछे। धीरे धीरे मैल्कम को समझ आता है कि कोल को लगता है कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी माँ भी थेरेपिस्ट के पास गई थी, मगर उसे फायदा नहीं हुआ। मैल्कम कहता है कि कोल के कुछ ऐसे राज हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता, मगर जब मैल्कम उसकी घड़ी या स्कूल के बारे में गलत गेस करता है तो कोल पीछे हटता है और बताता है कि एक बार उसने आर्ट क्लास में एक आदमी के छुरा घोंपे जाने की ड्राइंग बनाई थी, जिसके लिए उसे सजा मिली। अब वो सिर्फ खुश चीजें बनाता है ताकि बड़े लोग नाराज न हो। कोल जाते वक्त कहता है कि मैल्कम अच्छा है, मगर वो उसकी मदद नहीं कर सकता। उसी रात मैल्कम अपनी बीवी अन्ना के साथ एनिवर्सरी मनाने रेस्टोरेंट पहुंचता है, वही जगह जहां उसने उसे प्रपोज किया था। मगर अन्ना उससे बात तक नहीं करती, बिल भरती है और हैप्पी एनिवर्सरी कहकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल से लौटते वक्त कोल बताता है कि वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे डर है कि वो भी उसे अजीब समझेगी। मैल्कम कहता है कि वो अलग है, अजीब नहीं। वो उसे कहता है कि सोचो, तुम्हें अपने थेरेपी से क्या चाहिए। कोल जवाब देता है, मुझे अब डरना नहीं है। इसी बीच लिन अपने घर की पुरानी तस्वीरें देख रही होती है और नोटिस करती है कि हर तस्वीर में कोल के पास एक अजीब सी रोशनी दिखती है। मैल्कम घर में काम कर रहा होता है, तभी वो सुनता है कि अन्ना दरवाजे पर किसी से बात कर रही है। उसका एक कोवर्कर उसे ट्रिप पर चलने का न्योता देता है, मगर अन्ना मना कर देती है। मैल्कम बेसमेंट की खिड़की से झांकता है, यह देखने के लिए कि बाहर खड़ा आदमी चला गया या नहीं। बाद में जब वो घर लौटता है तो देखता है कि अन्ना नहा रही है। तभी उसे बाथरूम के कैबिनेट में एंटी डिप्रेसेंट गोलियों की शीशी मिलती है।
स्कूल में कोल से पूछा जाता है कि इस स्कूल की इमारत का इतिहास क्या है। कोल जवाब देता है कि यहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी। टीचर कहता है कि वो गलत है क्योंकि ये इमारत पहले एक अदालत थी जहाँ वकील काम करते थे, लेकिन कोल जिद पर अड़ा रहता है कि वही वकील लोगों को फांसी दे देते थे। कोल को बुरा लगता है कि उसके टीचर्स और क्लासमेट्स उसे अजीब नजरों से देखते हैं। वो अपने टीचर को स्टटरिंग स्टैनली कहकर चिढ़ाने लगता है क्योंकि वो पहले हकलाया करता था। गुस्से में टीचर उसे फ्रीक कह देता है और चुप करा देता है। इस घटना के बाद मेलकम स्कूल में कोल से मिलने आता है, लेकिन कोल उससे बात करने से मना कर देता है। तब मेलकम उसे एक जादुई ट्रिक दिखाता है जिसमें वो सिक्का गायब कर देता है। बाद में कोल वही ट्रिक अपने दोस्त को एक बर्थडे पार्टी में दिखाता है। पार्टी के दौरान कोल को ऊपर की मंजिल की तरफ जाने की अजीब सी इच्छा होती है। वहां पहुंचकर उसे एक रहस्यमयी कमरे से किसी के रोने और बाहर निकालने की आवाजें आती हैं। तभी टॉमी और दूसरा बच्चा उसे तंग करने के लिए उसी कमरे में बंद कर देते हैं। कोल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी माँ लिन, जो पार्टी में मौजूद होती है, दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर से बंद होता है। कुछ देर बाद जब आवाजें बंद हो जाती हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और लिन कोल को बेहोश हालत में बाहर निकालती है। वो कोल को हॉस्पिटल ले जाती है जहां डॉक्टर कहते हैं कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, मगर वो ये भी कहते हैं कि कोल के शरीर पर निशान हैं जो इंगित करते हैं कि शायद उसकी माँ ही उसे चोट पहुंचाती है। बाद में मेलकम हॉस्पिटल में कोल से मिलने आता है और उसे सुलाने के लिए एक कहानी सुनाने लगता है। कोल कहता है कि कहानी बेकार है और कहता है, आप अपनी उदासी की कहानी सुनाइए। मेलकम थोड़ी झिझक के बाद विंसेंट की घटना बताता है, कैसे उसने एक बच्चे की मदद नहीं कर पाई थी और अब वो कोल को इसलिए बचाना चाहता है। ये सुनकर कोल को उस पर भरोसा हो जाता है और वो अपना राज बताने का फैसला करता है। वो कहता है, मैं मरे हुए लोगों को देखता हूँ हर जगह। वो ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं कि वो मर चुके हैं। मेलकम वादा करता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। उसके बाद वो सोचता है कि शायद कोल को स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी उसे भ्रम होता है। लिन कोल को घर लाकर सुला देती है। जब वो उसके कपड़े बदलती है तो उसके पीठ पर गहरे जख्म देखती है। वो गुस्से में बर्थडे बॉय की माँ को फोन करके कहती है कि उसका बेटा दोबारा कोल के पास न आए। आधी रात को कोल टॉयलेट जाने के लिए उठता है, तभी अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है। उसे रसोई की तरफ किसी के चलने की परछाई दिखती है। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ एक गुस्साई औरत खड़ी होती है जिसके हाथों पर कटे के निशान होते हैं। डरकर वो अपने कमरे में भाग जाता है और अपने कंबल वाले किले में छिप जाता है जिसमें वो चर्च से चुराई हुई धार्मिक मूर्तियां रखता है ताकि भूतों से बच सके। एक दिन मेलकम स्कूल प्ले देखने आता है जिसमें कोल हिस्सा लेता है। बाद में दोनों स्कूल के गलियारों से गुजरते हैं। तभी कोल 3 लटके हुए लोगों को देखता है और डरकर रुक जाता है। मेलकम पूछता है कि क्या वो कुछ देख रहा है। कोल बताता है कि जब भी भूत नाराज होते हैं तो तापमान गिर जाता है और वो उनसे बहुत डरता है। उसी बीच जब मेलकम अपनी बीवी को किसी और आदमी के साथ करीब होते देखता है तो वो कोल का केस छोड़ने और उसे किसी दूसरे डॉक्टर को भेजने का सोचता है, लेकिन कोल उससे कहता है, कृपया हार मत मानिए, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर मेलकम उस पर यकीन नहीं करेगा तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। सच्चाई जानने के लिए मेलकम पुराने केस विंसेंट के रिकॉर्ड सुनता है। जब वो वॉल्यूम बढ़ाता है तो उसमें भूतों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि विंसेंट और कोल दोनों सच कह रहे थे। मेलकम वापस चर्च में जाकर कोल से मिलता है। अब वो उस पर भरोसा करता है। वो पूछता है कि जब भूत उससे बात करते हैं तो शायद वो मदद चाहते हैं। मेलकम कहता है कि कोल को उनसे डरने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो चैन से चले जाएं। उस रात फिर से कमरे का तापमान गिरता है। कोल डरकर छिपने की तैयारी करता है, मगर तभी उसे एक लड़की का भूत दिखता है जो उल्टियां कर रही होती है। डर के बावजूद कोल हिम्मत जुटाकर उससे बात करता है। लड़की का नाम कायरा होता है। वो कोल से मदद मांगती है। अगले दिन कोल और मेलकम एक अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। वो कायरा का ही होता है जो 2 साल से बीमार थी और मर गई थी। कोल उसके कमरे में जाता है और उसे फिर देखता है। वो अपने बिस्तर के नीचे से एक लकड़ी का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाती है। कोल वो बॉक्स नीचे लेकर जाता है और कायरा के पिता को देता है। कहता है कि वो आपको ये देना चाहती थी। पिता डिब्बा खोलते हैं जिसमें एक वीडियो टेप होता है। जब वो उसे टीवी पर चलाते हैं तो सब मेहमान सन्न रह जाते हैं।
टेप में दिखता है कि कायरा की माँ उसे खाना खिला रही है, लेकिन वो खाने में धीरे धीरे सफाई वाला जहर मिला रही होती है, यानी वो अपनी ही बेटी को जहर दे रही थी। यह खुलासा होने के बाद कायरा के पिता अपनी बीवी का सामना करते हैं। कोल कायरा की छोटी बहन को बताता है कि उसकी बहन ने उससे मदद मांगी थी ताकि वही दर्दनाक किस्मत उस पर न आए। जनाजे के बाद कोल अब ज्यादा आराम से भूतों से बात करने लगता है। इस बार स्कूल के थिएटर में, जहां एक भूत उसे स्कूल प्ले की तैयारी में मदद कर रहा होता है। अब कोल पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा दिखता है और गर्व से किंग आर्थर का लीड रोल निभाता है। मेलकम, जो वहां बैठा उसका प्ले देख रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस पर खुश होकर उसे बधाई देता है। दोनों समझते हैं कि अब शायद वो दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोल की समस्या हल हो चुकी है। थोड़ा उदास होकर वो नाटक करते हैं कि कल फिर मिलेंगे। जाते समय कोल मेलकम से कहता है कि अगर वो अपनी बीवी से बात करना चाहता है तो उसे तब बात करनी चाहिए जब वो सो रही हो, तब वो उसकी बात सुनेगी, भले ही उसे एहसास न हो। प्ले के बाद घर लौटते वक्त कोल और उसकी माँ लिन ट्रैफिक में फंस जाते हैं, क्योंकि आगे एक्सीडेंट हुआ होता है। कोल अचानक कहता है कि अब वो अपना राज बताने के लिए तैयार है। वो कहता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है और एक औरत मर चुकी है। जब लिन पूछती है कि उसे कैसे पता, तो कोल कहता है कि वो औरत अभी उसकी खिड़की के बाहर खड़ी है। वो बताता है कि जब भी वो किसी रूह को देखता है वो उससे बात करती हैं और मदद मांगती हैं। लिन डर जाती है, लेकिन जब कोल कहता है दादी ने हेलो कहा है, तो माहौल और अजीब हो जाता है। फिर वो बताता है कि उसकी मरी हुई दादी कभी कभी उससे मिलने आती थीं और वो बातें बताने लगता है जो सिर्फ लिन और उसकी माँ ही जानती थीं। वो कहता है कि जब लिन छोटी थी उसने अपनी माँ से झगड़ा किया था और सोचा था कि उसकी माँ उसकी डांस रिसाइटल में नहीं आई, लेकिन असल में वो आई थीं, बस पीछे बैठी थीं ताकि लिन उन्हें न देख सके। कोल फिर उसे बताता है कि जब लिन रोज अपनी माँ की कब्र पर जाती थी तो जो सवाल पूछती थी उसका जवाब हर दिन था। लिन समझ जाती है कि वो पूछ रही थी कि क्या उसकी माँ उस पर गर्व करती है। मेलकम घर लौटता है और देखता है कि उसकी बीवी टीवी के सामने सो गई है। वो कोल की सलाह मानकर उससे तब बात करता है जब वो आधी नींद में होती है। तभी जब वो उनकी शादी की वीडियो देख रही होती है, वो बड़बड़ाती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तभी अन्ना के हाथ से शादी की अंगूठी गिर जाती है। मेलकम को एहसास होता है कि उसकी उंगली में तो अब अंगूठी है ही नहीं, असली अंगूठी तो अन्ना के पास है। वो घबरा जाता है और उसे कोल की बात याद आती है, मैं मरे हुए लोगों को देखता हूँ जो ये नहीं जानते कि वो मर चुके हैं। अब सब साफ हो जाता है। उसे याद आता है कि विंसेंट की गोली ने उसकी शर्ट पर बड़ा सा खून का दाग छोड़ा था। जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास होता है, कमरे का तापमान गिर जाता है और अन्ना की सांस से धुआं निकलने लगता है। अब उसे समझ आता है कि अन्ना उससे इतनी ठंडी क्यों हो गई थी। मेलकम आगे नहीं बढ़ पाया था क्योंकि दो बातें उसे रोक रही थीं, विंसेंट को निराश करना और अपनी बीवी को ये महसूस कराना कि उसका काम उसकी बीवी से ज्यादा अहम है। वो अपनी सोती हुई बीवी के पास बैठकर कहता है, तुम कभी मेरी जिंदगी में दूसरे नंबर पर नहीं थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अन्ना भले ही नींद में होती है, लेकिन उसका दिल वो बात महसूस करता है। ये जानकर मेलकम को सुकून और हिम्मत मिलती है और आखिरकार वो आगे बढ़ जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है जब मेलकम अपनी बीवी को आखिरी बार अलविदा कहता है।